पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देख रही है। द्वापर युग में कितने धर्म थे? सुधांशु त्रिवेदी, आप काफी विद्वान हैं, आपको जानकारी हो तो जरूर बताइए व्यूअर्स को मेरे। देखिए, अभी राधिका जी ने कहा कि नेशन नोस, तो नेशन इज ऑलरेडी नोन। देखिए, द्वापर और आज की मतलब उसकी अगर आप तुलना देखें, बहुत अच्छी बात कही राहुल गांधी जी ने कौरव की, पर कौरवों की महाभारत का मुख्य केंद्र कौन था? एक युवराज था जिसे येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करनी थी। और उसको सत्ता किसके आधार पर हासिल करनी थी? धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें बंद थीं। यहां धृतराष्ट्र नहीं है पर गांधारी हैं, जिनकी भी आंखें बंद हैं, माता गांधारी, जिनको एन केन प्रकारेण अपने पुत्र को स्थापित करना है। और इतना ही नहीं, वो ऐसा युवराज था कि सभा महाराज युधिष्ठिर की होती थी, पर वो अहंकार के साथ खड़े होकर जब द्रौपदी का चीरहरण होता था तो वो आदेश देकर कहता था, पितामह भीष्म, पितामह आप बैठ जाइए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य आप बैठ जाइए। पितामह भीष्म के रूप में 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह विवश होकर उसी युवराज की तरह कभी कब्जादेश फाड़ा गया, कभी उनका अपमान किया गया, वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे रहे। और अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं अमित जी। द्वापर युग में केवल धर्म और अधर्म था, और युवराज दुर्योधन के लिए महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य है, उससे जब कहा जाता है तुमने इतना पढ़ा लिखा, तुम्हें धर्म नहीं पता, तो जानते क्या जवाब देता है? कहता है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। यानी धर्म क्या है मुझे पता है, पर क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, उसमें टेंडेंसी नहीं है। अधर्म क्या है यह भी मुझे पता है, पर क्या करूं, उससे निवृत्ति नहीं है, उससे मेरी मुक्ति नहीं है। वैसा ही दिखाई पड़ रहा है आज के इस युवराज का स्वरूप। और मैं अंत में एक बात और कह दूं कि यदि यह कहते हैं कि पुजारी और तपस्वी की बात, तो स्वर्ण मंदिर तो मंदिर है। मंदिर में आप अरदास करने, पूजा करने जाते हैं, या इससे पहले जो आरती कर रहे थे, या तपस्या करने जाते हैं? क्योंकि आपकी नजर में यह पुजारियों का देश नहीं, मैंने मान लिया, आपकी नजर में पुजारियों का देश नहीं है, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश है, जो ये कहते हैं कि देश की धरती से मुझे इतनी नफरत है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। ठीक है, राधिका खेड़ा, नफरत बांटते बांटते अब आपको लग रहा है कि प्यार बांटना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कौरव और पांडव का एग्जाम्पल, और उसमें पांडवों को बता दिया गया कि उनके साथ कई सारे धर्म थे, ये एक बार फिर गलती से मिस्टेक हो गया है, और उस मिस्टेक को छुपाने के लिए एक शाउटिंग मैच खेला जा रहा है यहां पर कि नफरत बांटी जा रही है, आप लोग हमें सुनना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? इतनी कमजोर तो नहीं है? देखिए, आपको जो बोलना है बोलिए। आप बार बार बोल रहे हैं, सुधांशु जी ने भी कहा जनता देख रही है। बिल्कुल सुधांशु जी, जनता देख रही है, इसलिए आप लोग 3 से 1 पे आ गए। सिर्फ गुजरात ही बचा पाए, हिमाचल भी बाय बाय हो गए और दिल्ली भी आपके हाथ से चला गया। बाय इलेक्शन भी आप सारे हार गए। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं देश की जनता देख रही है, देश की जनता ये भी देख रही है आप लोग किस तरह से नफरत फैलाते हैं, जबकि आपस में जनता के बीच में कोई नफरत नहीं है। कोई भी ये पूछ के नहीं पूछता कि मेरे साथ कौन चल रहा है, वो हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन लोगों को धर्म के नाम पे आप बांटते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं कहूं कि कपड़े देख के उनको पहचान लेता हूं, तो ये बांटना और नफरत फैलाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? और मैं फिर बोलूंगी, हरियाणा की जिस धरती पे राहुल जी ने खड़े होकर आपको कौरव बुलाया, बिल्कुल सही बुलाया। कौरवों ने द्रौपदी की इज्जत लूटी थी, और वही आपके मंत्री हरियाणा में कर रहे हैं। संदीप सिंह, आज तक आपने उसको पद मुक्त नहीं किया और उसके कैबिनेट उससे छीनी नहीं गई, उससे मंत्री पद नहीं छीना गया। तो आप लोग तो वही कर रहे हैं जैसे दुर्योधन के लिए सारी की सारी कौरव खड़े हो गए थे, यहाँ पे आप लोग संदीप के लिए खड़े हुए, आप अपने हर एमएलए के लिए खड़े हुए हैं। मैं फिर बोलूंगी, बताइए आप कब आपकी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की आप बहुत इंटरव्यू लेते हैं ना, बड़ी उनकी तारीफ करते हैं अमीश जी, बोली क्या वो एक बार भी आके उस लड़की के लिए, वो कोच के लिए स्मृति ईरानी से आपको बड़ी दिक्कत है? बोली उस एक भी? जी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो देश की महिला बाल विकास मंत्री है। जब उन्हीं के विषय नहीं है, लोगों को, महिलाओं को छेड़ते हैं और वो चुप रहे, महिला विकास मंत्री कभी नहीं बोलेंगी? इतने बड़े बड़े सिलेंडर लेकर जो महिला बैठती थी, आज वो अपनी बेटी पे आती है तो फटाफट आ जाती है, अपने पे आती है तो फटाफट आ जाती। देश की बेटी बेटी नहीं है, उन्नाव पे चुप रही। आज जो दिल्ली में जहां पे इनकी शासित पुलिस है, जहां पे देश की सुरक्षा इनके हाथ में, विषय पर रहिए ना, आप अलग विषय पर जा रही है, फिर भी वो चुप क्यों नहीं? बिल्कुल
विषय पे रहिए ना मैडम। ये सब विषय है जिसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैडम, इस देश के अंदर 375 विषय है, सब विषय 50 मिनट में हम डिस्कस नहीं कर सकते ना। तो जो विषय चूज किया है, जो आपकी पार्टी को बताया, उस पर आधारित रहिए, मेरा निवेदन है। महंगाई पे डिबेट कब करी आपने? हाँ, महंगाई पे करता हूँ, महंगाई पे मैं करता हूँ। हिमाचल में पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा दिया है, हिमाचल में डीजल 3 रुपए बढ़ा दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? हिमाचल में डीजल 3 रुपए बढ़ गया, इसका मैडम ये आप अनफेयर कर रही है, बाबा अनफेयर कर रही है लगातार बोलकर। आप महंगाई पर चर्चा करना चाहती है, आप लड़कियों की सिक्योरिटी पर चर्चा करना चाहती है। बेसिकली आप कोई चर्चा नहीं करना चाहती, आप कोई चर्चा नहीं करना चाहती, आप खिलाड़ा डालना चाहती है। करिए ना, करिए। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल जी, मैं सब विषयों में कर रहा हूँ चर्चा। अपनी वाणी को विराम दीजिए मैडम, लगातार बोल रही है आप। मैडम, आप लगातार बोल रही है मैडम, लगातार आप बोल रही है। हिमाचल के अंदर 3 रुपए, हिमाचल के अंदर 3 रुपए डीजल महंगा हो गया। जब जयराम रमेश से पूछा गया, उन्होंने बोला मैं क्या जवाब दूंगा, हिमाचल के मुख्यमंत्री जवाब देंगे। पॉइंट तो ये है। ऑडियो डाउन करिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब 40 सेकंड। सुधांशु जी, बाकी भी कई मेहमान देखिए, बस 3 वाक्यों में समाप्त करता हूं। हिमाचल में 3 रुपए डीजल महंगा हो गया। अरे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। महीना भर नहीं हुआ, इनकी कारगुजारी सामने आ गई। और जो महिलाओं के बारे में बोल रही थी राधिका जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं। मैं तो दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं, नैना साहनी के भट्टी में फूके जाने, तंदूर में फूके जाने से लेकर भंवरी देवी तक। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो एलानिया हुआ उस पर क्या किया गया था? जब कश्मीर में बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि छोड़ के चले जाओ कश्मीरी हिंदुओं और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उन लोगों को आपने बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में उनसे बातें की है। शर्म आनी चाहिए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी कौम के साथ लाखों लोग छोड़ के चले जाओ, हजारों लोगों को गिरजा टिक्कू का काट दिया गया, बलात्कार करने के बाद सर आरे से काट दिया गया, उस आदमी के साथ बैठ के बात किया है। जनाब, ये जितने भी स्वांग और ढोंग करने से ये कड़वे यथार्थ छुप नहीं जाते हैं राधिका जी। अभी तो एक ही बताया था, 5000 सिखों का कत्लेआम, हजारों लाखों कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम, और उसके बाद छोड़िए बाकी जो चीजें हुई वो अलग बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर दिल से बोलना है तो सबके लिए बोलो ना। हजारों लाखों के साथ हुआ, उनके लिए बोलने में क्यों आप लोगों का गला सूख जाता है? राधिका खेड़ा 30 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक और वारिस पठान। ओके, 30 सेकंड। सबसे पहला जवाब, नैना साहनी मर्डर केस, वो आदमी जेल के पीछे। दूसरा सवाल, कश्मीरी पंडित, आपके शासन को 8 साल हो गए, कितने कश्मीरी पंडित आपने वापस भेजे? कश्मीरी पंडित पे पिक्चर बनाना, उनके साथ इंसाफ करना नहीं होता। आज भी कश्मीरी पंडित हाथ जोड़ के आपकी सरकार से कह रहे हैं कि हमें यहाँ से हटाइए, हमें सुरक्षा दीजिए, और टीचर को गोली मार दी जाती है, तब आपका खून नहीं खोलता। और आपने तीसरी बात करी सिखों के दंगे, कब तक आप ये नफरत फैलाने का काम करेंगे? इसीलिए शायद आज तक आप लोग पंजाब में सरकार नहीं बना पाए, और बार बार दिल्ली से आपको लात पड़ती है। तो कुछ तो शर्म करिए, नफरत फैलाना बंद करिए। और अगर आप बार बार हम पे ये इल्जाम लगाएंगे तो याद रखिएगा, गुजरात के दंगे आप ही के शासन में हुए थे, और कई अन्य दंगे गिनवा दूंगी जो उत्तर प्रदेश में जो हालात है और हर जगह जो हालात है। तो इसीलिए जब आप बार बार ये बात बोलते हैं, बार बार सिखों की बात करते हैं, जो हुआ बहुत दुखद था और कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार के अंदर कोई दंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार उसके ऊपर रोटियां बनाना बंद करिए। और वहां की जनता बार बार देख लिया, इसलिए पंजाब में आज तक आप शून्य पे हैं, याद रखिए। और अभी भी वक्त है, कश्मीरी पंडितों को वापस उनको न्याय दीजिए, उनको वहां पहुंचाइए। जवाब मैडम, आपने अपनी बात को रख लिया। लगातार आप बोल रही हैं। ओके, मैं रुक करता हूं शुभराष्ट्र का। शुभराष्ट्र जवाब देना चाहती है। शुभराष्ट्र 30 सेकंड्स। शुभराष्ट्र जी, आमिष जी, मैं लगातार सुन रही थी और मैं एक पॉइंट में नोट कर रही हूं। कहा गया कि राहुल गांधी जी लायक नहीं है, तो उन पर डिबेट क्यों की जाती है? उन पर डिबेट इसलिए की जाती है राधिका जी, क्योंकि राहुल गांधी लायक क्यों नहीं है इसकी व्याख्या अलग अलग प्रारूपों में होती रहे, ताकि देश को सनद रहे कि एक बेवकूफ नेता को आगे बढ़ाना कितना घातक हो सकता है। मैं बेवकूफ इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आज जिस बेशर्मी से द्रौपदी का नाम लेकर ये कहा गया कि उनसे इज्जत लूट ली गई, इनका फीडर डाउन कीजिए, नहीं तो मेरे पास समय नहीं है, मैं चली जाऊंगी। इनका फीडर डाउन कीजिए। औरत का डाउन करिए जिनको तमीज नहीं है बात करने की, गाली गलौज की महारानी है आप, पूरा देश जानता है। मैं आपसे तमीज नहीं सीखूंगी, मैं किस देश के किसी नेता से मैं तमीज नहीं सीखूंगी राधिका खेड़ा।
की भाषा I'm really को sorry, control आमिष जी, करिए, मैं आप ऐसी आपको महिला मर्यादा के नहीं साथ बहस सुनाई नहीं दे कर सकती। आप अपनी डिबेट बाकी लोगों के साथ कर लीजिए, आप तो- क्योंकि मैं अच्छा, बदतमीज नेताओं के साथ बहस जी। करने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, इन लोगों को दिक्कत होती है कि मेरी एक आवाज उठती है, इनको नहीं, दिक्कत पर होती है। आप एक शब्द का उनको चयन अगर बेहतर कर वाचिक रूप सकती से थी। पेचिश है तो एक अपना चीज- इलाज करे ना पहले। जी जी, एक शब्द को आप बेटर कर सकती थी। बेवकूफ किसी भी नेता के लिए बोलना सभ्य समाज में सही नहीं है। मेरा ये गुजारिश है आपसे, बाकी आप ठीक अपनी है। बात को रखिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। जी आमिष जी, आपकी गुजारिश का मैं सम्मान करती हूं। आप राहुल गांधी को बेवकूफ मत बुलाइए, मुझे वो बेवकूफ लगते हैं, मैं कह रही हूं। आपको आपत्ति हो मैं डिबेट से जा सकती हूं। नहीं, देखिए, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वही कहूंगी। नहीं, मेरा मानना है कि मुझे वो मूर्ख लगते हैं, तो मैं मूर्ख कह रही हूं। देखिए, ये शब्दों की मर्यादा रखी जाएगी तो ये जो प्रवक्ता आते हैं कांग्रेस पार्टी के, चिढ़े हुए, त्योरी चढ़ाए जी, हुए, जी। अजीब सी भाव भंगिमा से बात करने वाले, कोई भी व्यक्ति त्योरी चढ़ाकर ही बात करेगा। जिस व्यक्ति को ये जस्टिफाई करना पड़े कि मैं राहुल गांधी हूं ही नहीं, राहुल गांधी चला गया कहीं, तो ऐसे लोगों का क्या कह सकते हैं? जी, देखिए, मैं बोलता हूं कि ना वो किसी नेता के लिए खराब बोले, ना आप किसी नेता के लिए खराब बोले। एक शिष्टाचार की भाषा रखें तो बेहतर है। वारिस पठान, आप अपनी बात को रखिए। ये कौरव पांडव पर आ गई है। वारिस पठान जी, देखिए अमीश, देखिए राहुल गांधी ने पांडवों की बात की, कौरवों की बात की, अपने आप को तपस्वी कहा। अब ऐसा नहीं लग रहा अमीश देवगन जी के पूरे देश के अंदर एक ऐसा होड़ सा लग गया है कि कौन बड़ा हिंदू है। अब मोदी जी बताएंगे कि मैं उनसे बड़ा हिंदू हूं। पहले राहुल गांधी ने कहा था मैं जनेदार हूं। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अमीश भाई। अब लेकिन भाजपा ने तो अपना मैनिफेस्टो बता दिया है पूरे देश के सामने, इन्होंने शुरू कर दिया। बीजेपी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा कि हम मंदिर बनाएंगे इस तारीख को। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जाहिर कर दिया। डेवलपमेंट विकास की बात नहीं की उन्होंने। बीजेपी के कर्नाटका के जो नेता उन्होंने क्या कहा, रास्ता, सड़क, सीवरेज, डेवलपमेंट, विकास, किसी की बात मत करो। लव जिहाद की बात करो। लव जिहाद के नाम पे वोट मिलेगा, लव जिहाद के नाम पे हम जीतेंगे। वहां भी डेवलपमेंट विकास को मारो गोली, किसी को फिक्र नहीं है इनको। इन्हीं की दूसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर, वो तो 2 स्टेप आगे। उन्होंने क्या कहा, छुरी तैयार रखो जिससे सब्जी काटते हैं, दुश्मनों की गर्दन काटेंगे उससे। मतलब अब मुद्दा चुनाव का यही रह गया है, मंदिर, छुरी, लव जिहाद, इसी के ऊपर देश को चलाएंगे। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं आर पार में ब्रेक के